हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशी एंड चैनल फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी वो रियली बॉयज़ के लास्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने पहले वाला पार्ट सुना होगा एंड आपको वो पार्ट पसंद आया होगा। तो आइए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मेरे चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड कल शाम को मैं लाइव आई थी लेकिन बीच में ही कनेक्शन कट हो गया था। वो मेरे यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो अचानक ही लाइव एंड हो गया और मैंने रिज्यूम करने की भी कोशिश की लेकिन वो हुआ नहीं, वो पूरा ही कैंसिल हो गया। तो आई एम सॉरी। मैंने देखा था वो आदमी के कमेंट्स आ रहे थे पर मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। चिंता मत कीजिए, मैं संडे तक वापस लाइव आ जाऊँगी। वैसे संडे को शायद राखी है, नहीं राखी शायद सैटरडे को है, या मैं संडे को आने की कोशिश करूँगी। अगर संडे को नहीं आ पाई तो फिर मैं मंडे को लाइव आऊँगी और आपको टाइम दे दूँगी। बहुत सारे लोग उस वक्त जुड़े थे लेकिन अचानक ही कनेक्शन कट हो गया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अब हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट पार्ट पसंद आया होगा। वैसे स्टोरी अब थोड़ी सी डार्क होने वाली है। पहले फ्लफ था, अब थोड़ी सी मैं इसको डार्क की तरफ लेकर जाऊंगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ अपना दिल थाम कर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर हमने देखा था कि वेनुआ ने ईबो को किडनैप कर लिया था। ईबो एक इनोसेंट सा 20 ईयर ओल्ड, टीनेजर भी नहीं कह सकते और ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बस एक क्यूट सा बेबी की तरह था। वो बहुत इनोसेंट था इस वर्ल्ड के लिए। शुरुआत में हमें यही लग रहा था कि वो सच में बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन लास्ट तक आते आते हम लोगों की सोच जो थी वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, क्योंकि ईबो वो नहीं था जो वो दिखता था, वो उससे बहुत ज़्यादा अलग था। एंड वेनुहा ने उसके पेरेंट्स की जान ली थी, इसीलिए ईबो बदला लेना चाहता था। वो वेनुआन तक कैसे पहुंचा, वो ऐसा कैसे बना, ये कोई नहीं जानता। वेनुआन खुद ईबो के पेरेंट्स को मारकर वो भूल चुका था कि क्या हुआ था। फिर पता नहीं उसने आज तक कितने ही लोगों को मारा था, तो वो किस किस को याद रखता। लेकिन जिसने अपना सब कुछ खोया था ईबो उसे सब कुछ याद था, और इसीलिए उस दिन उसने वेनरूहान को मार दिया था। वेनरूहान शाओ एंड वांग कंपनी को अपने नाम करवाना चाहता था, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको अपने नाम करवाना चाहता था, इसलिए उसने ईबो को किडनैप किया था। क्योंकि ईबो जो है पूरी फैमिली की आंखों का तारा है। अगर कोई और किडनैप होता तो शायद इतना प्रेशर नहीं बनता, लेकिन ईबो के किडनैप होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर बना था। एंड जब शाह फैमिली को ये पता लगा था कि वो किडनैप कर लिया गया है और वो भी वेनरूहान ने किडनैप किया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे, खासकर यानली और मेडव्यू। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वेनरूहान ने उन्हें किडनैप किया है, तो फिर विंग अपने आदमी और पुलिस को लेकर वहाँ जा चुका था। जैसे ही वो ओल्ड उस एबेंडेंट बिल्डिंग में पहुँचे थे, वहाँ का नज़ारा देखकर यहाँ तक कि पुलिस तक की रूह कांप गई थी, क्योंकि जिस रूम में उन्हें लगा था कि ईबो था वो पूरा रूम खून से सना हुआ था और वहाँ पर डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। ये नज़ारा किसी के लिए भी, किसी नॉर्मल पर्सन के लिए तो एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल था। चेंग जो विंग के साथ ही गया था और शुगा जंगकुक जो थे वो भी उनके साथ गए थे, वो उन लोगों ने खुद ने अपनी आँखें बंद कर ली थी। वो नज़ारा इतना घिनौना लग रहा था, किसी ने बहुत ब्रूटली उन तीनों को मारा था। बस जानकर दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि वो बता नहीं सकता था। वो बस ईबो को ढूंढना चाहता था, वो ईबो को अपनी बाहों में लेना चाहता था। बस ये सब देखकर उसे बहुत बुरी तरीके से डर लग रहा था, क्योंकि चारों तरफ खून ही खून था। यहाँ तक कि वो लाशें भी ठीक से पहचान में नहीं आ रही थी कि वो लाशें थी किसकी, इसीलिए उन लोगों को ज़्यादा डर लग रहा था। धीरे धीरे पुलिस अंदर गई, वो एक एक करके लाशों को देखने लगी। सबसे पहले जो लाश उन लोगों ने देखी थी वो लाश मिंग्याओ की थी, जिसको बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। सेकंड लाश जो उन्होंने देखी थी वो वेंचाओ की थी, जिसे मिंग्याओ से भी ज़्यादा ब्रूटली मारा गया था। उसके पूरे फेस को ख़राब कर दिया गया था एंड जैसे चाकू मारा गया उसके पेट में बहुत बार। तीसरी लाश उन्हें मिली थी वेनरूहान की, जिसकी तो जैसे उसे पता ही नहीं चला उसकी मौत कब हो गई। वैसे उसकी आंखें खुली हुई थी, उसके सीने में लगभग बहुत बार चाकू से हमला किया गया था। वहाँ पर इतना
घिनौना इतना डिस्गस्टिंग सा एक घाव बना हुआ था कि कोई देखकर उन्हें उल्टी कर दे। वहाँ पर कुछ जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन लोगों ने तो वॉमिट तक कर दिया था। इतनी बुरी हालत थी उस रूम की। सभी लोग बस ईवो को ढूंढ रहे थे उसी रूम में, क्योंकि पूरी बिल्डिंग खाली थी। बस ये कुछ 1-2 रूम थे और रूम्स में तो उन लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब सिर्फ यही रूम था। उस रूम में बेड भी रखा हुआ था और बेडशीट पर भी खून था। ये देखकर तो जान का दिमाग काम करना बंद कर रहा था। उन लोगों ने पूरे रूम को देखा लेकिन उन्हें ईवो कहीं नहीं मिला। तभी जान की नज़र बेड के पीछे गई, जहाँ पर जगह थी। बेड और दीवार के बीच में थोड़ी जगह थी, तो जान अपने कांपते हाथों के साथ, मतलब कांपते पैरों के साथ वहाँ पर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, वो बस जैसे काउंटिंग करते हुए अपने कदमों को रख रहा था। फाइनली वहाँ पर पहुँच गया। जैसे उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने की नज़ारा देखा तो वो काम गया है। ईवो वहाँ पर लेटा हुआ था, वहाँ पर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर भी खून था। ये देखकर जान की सांसें जैसे टक्कर रह गई थी। ईवो के सिर पर चोट लगी हुई थी, ईवो के हाथ पांव पर कट लगे हुए थे। ये देखकर जान को समझ नहीं आया वो क्या करे। सबसे पहले वो वहाँ पर बैठा हुआ ईवो की तरफ देखने लगा, उसे बुलाकर होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ईवो कोई जवाब नहीं दे रहा था। जान ने अपने कांपते हाथों के साथ उसके नोज़ के पास रखा, ये चेक करने के लिए कि उसको सांस आ रही है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने रखा, उसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली। ईवो की सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो सांसें बहुत ज़्यादा शैलो थी, बहुत कम आ रही थी। जान ने एक पल का भी इंतज़ार नहीं किया। उसने तुरंत ईवो को अपनी बाहों में उठाया और उसे उस बिल्डिंग से बाहर ले गया। और अंदर जो पुलिस थी उसने सारी बॉडीज़ को सील कर लिया, वहाँ तक कि उस बिल्डिंग को सील कर लिया। और कोई सबूत ढूंढने की कोशिश करने लगे कि आखिर इन तीनों को मारा किसने, क्योंकि ईवो पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। ईवो खुद इंजर्ड मिला था, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था जिससे ईवो खुद भी इंजर्ड हो गया है और फिर इन तीनों को किसी ने मारा होगा। वहाँ पर ना कोई चाकू था, ना कोई गन थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उन बॉडीज़ को देखकर साफ साफ कहा जा सकता था कि इनको किसी चाकू से ही मारा गया था, किसी बड़े नुकीले धारदार हथियार से, जिससे इनके बचने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। जान ईवो को हॉस्पिटल लेकर गया। उसने ईवो को हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद उसने शाह फैमिली को इन्फॉर्म किया कि वो ईवो को लेकर हॉस्पिटल आ चुका है, और थोड़ी देर बाद ही पूरी फैमिली वहाँ पर आ चुकी थी। जान नमली बस बेंच पर बैठा हुआ था और डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। लगभग 1 घंटा हो चुका था जब वो लोग ईवो को अंदर एग्जामिनेशन के लिए लेकर गए थे, और तब से कोई भी, ना तो नर्स ना डॉक्टर बाहर आया था। कोई भी बाहर नहीं आ रहा था, इसीलिए दिल और ज़ोर से धड़क रहा था। मैडम यू और यानी भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और फेंग मैन जान से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था। तभी उस हॉस्पिटल रूम का डोर ओपन हुआ, वहाँ से डॉक्टर और कुछ नर्सेस बाहर आए। जैसे ही जान ने ये देखा, वो तुरंत खड़ा हुआ और उनके पास चला गया। जान ने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, डॉक्टर ईवो कैसा है, क्या वो ठीक है? उसे कुछ ज़रा गहरी चोट तो नहीं लगी है, कोई इंजरीज तो नहीं है? ये सुनकर डॉक्टर ने जान की तरफ देखा और कहा, नहीं मिस्टर शाह, उनको कोई भी इंटरनल इंजरीज नहीं है और उनके ज़्यादा चोटें भी नहीं लगी है, वो कुछ दिनों में हील हो जाएंगी, लेकिन उन्हें किसी चीज़ का सदमा लगा है, उनका माइंड ब्लैंक हो चुका है। मुझे ऐसा क्या उनके साथ अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उन्हें बहुत बुरा सदमा लगा हो? ये सुनकर जान ने डॉक्टर की तरफ देखा। वो खुद काँप रहा था, लड़खड़ा रहा था, उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। उसने उसने डॉक्टर की तरफ देखा और कहा, कुछ कुछ घंटों पहले उसको किडनैप कर लिया गया था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर कई लाशें थी और चारों तरफ खून ही खून था। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, तो शायद अपने सामने खून होते हुए देखकर या फिर इतने सारे खून को देखकर उन्हें सदमा लगा है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा या फिर आपको रिप्रेजेंट करूँगा कि आप जो है इनको अब ऐसी किसी चीज़ से दूर रखिए, किसी लड़ाई से, खून से। इन्हें कुछ दिनों के लिए एक प्लीजेंट माहौल दीजिए, एक ऐसा वातावरण दीजिए जिसमें खुश रह सकें, या फिर जो भी चीज़ें इनके साथ हुई हैं उन्हें भूल सकें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ दिनों के लिए
झगड़ा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ जो इन्हें ट्रिगर कर सकती है, इनके उस ट्रॉमा को ट्रिगर कर सकती हैं, उसको बिल्कुल ही अपने आसपास मत लाने दीजिए। इन्हें एक फैमिली का एक हैप्पी माहौल दीजिए एंड साथ ही हो सके तो इन्हें कहीं बाहर घुमाने लेकर जाइए, कहीं भी ग्रीनरी में या फिर जिनसे भी इन्हें खुशी मिलती है। जितना हो सके उतना आप इन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे अगर आप इन्हें खुश रखेंगे, इन जो ये करना चाहते हैं वो करने देंगे, तो शायद ये अपने ट्रॉमा से बाहर आ सके। लेकिन आप अगर उन्हें उसी चीज़ में इन्हें धकेलेंगे, उन्हीं से बातें करेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, तो इनका जो ट्रॉमा है वो और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है। अगर इनका दिमाग वही चीज़ याद करेगा तो वो चीज़ें नाइटमेयर बन सकती हैं, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं इनको। तो मैं आपसे बस आपको रिकमेंड करूँगा कि इनके दिमाग को शांत रहने दीजिए, इन्हें अपने दोस्तों के आसपास रहने दीजिए, अपनी फैमिली के आसपास रहने दीजिए। जितना हो सके इन्हें अपनापन दीजिए और अपना प्यार दीजिए। ये सुनकर जान ने डॉक्टर की तरफ देखा और उसने एक लास्ट टाइम कंफर्म करते हुए पूछा, तो वो ठीक है? हाँ, आपने जो कुछ भी कहा उसका ध्यान मैं अच्छी तरह से रख लूँगा। मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि वो ठीक है, उसे कोई ज़्यादा इंजरी तो नहीं है? कुछ सेवरल अगर आप चाहो तो और भी स्पेशलिस्ट को बुला सकते हो। ये सुनकर डॉक्टर ने नामे पास हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें बस सिर में थोड़ी सी चोट लगी और उनके हाथ पाँव में कट्स के निशान है, जो भी ज़्यादा सेवर नहीं है। बस वो ठीक है, बस उनका मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ये सुनकर जान ने नोट किया और उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस पर डॉक्टर ने बस नोट किया और कहा, हम उसे थोड़ी देर में नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने हैं, तो आप वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो। ये सुनकर जान ने नोट किया और फाइनली अब जाकर उसने रिलीफ ब्रीथ ली थी। अब जाकर उसे लग रहा था कि जैसे वो सांसें वापस ले पा रहा हो। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, ईवो को थोड़ी देर बाद नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, वीआईपी रूम में। एंड अब सभी लोग ईवो के पास थे। सभी लोग ईवो के उस पेल फिगर को देख रहे थे, जो कि नींद में भी स्केर्ड लग रहा था, जिसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी। मैडम ने जब ये देखा तो सच में उसका दिल बहुत ज़्यादा टूट रहा था। फेंग मियान, चेंग, सभी लोगों ने ईवो की हालत देखी थी और सभी लोग उस रूम में थे। शाम हो चुकी थी लेकिन ईवो को अभी तक होश नहीं आया था। एंड डॉक्टर ने कहा था कि मॉर्निंग तक ईवो को होश आ जाएगा। इसीलिए वीइंग ने अपनी फैमिली को वहाँ से भेज दिया था और उसने कहा था कि वो ईवो का ख्याल रखिएगा। फिर जब ईवो को सुबह होश आएगा तो शाह फैमिली सुबह आ सकती हैं। बहुत कहने के बाद, बहुत मनाने के बाद फाइनली शाह फैमिली वहाँ से जा चुकी थी। एंड जान ईवो के पास ही था। वो उसके हाथ को पकड़कर बैठा हुआ था। उसने ईवो की तरफ देखा, उसने उसके नकल्स पर किस किया, फिर उसने उसके फेस को सहलाया एंड उसकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बॉडी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मुझे पता है कि तुमने जो कुछ भी देखा है, वो कुछ भी सहा है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उन तीनों को आखिर मारा किसने, और अगर जिसने मारा है तो फिर वो वहाँ से भाग क्यों गया? उसने तुम्हें जिंदा को छोड़ दिया। वो बस जान बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वहाँ हो क्या सकता है। फिर उसने अपने दिमाग में से इन थॉट्स को हटाया और सोचा कि जब ईवो होश में आएगा और जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर ईवो ही उन्हें बता देगा। इसीलिए उसने ईवो के हाथ को पकड़ रखा और उसकी तरफ देख रहा था। वो भी मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, बहुत ज़्यादा मेंटली थक चुका था वो। इसीलिए उसने भी अपने सिर को ईवो के उन्हीं हाथों पर रख लिया एंड वो भी सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई। हॉस्पिटल के उन कर्टन्स में से चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह का जो भी नज़ारा होता है वो दिखाई दे रहा था। सूरज की जो रोशनी थी वो ईवो के उस पेल फिगर पर पड़ रही थी। एंड जान अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है जब उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई नींद में बोल रहा हो या फिर कोई डरा हुआ हो, कोई बड़बड़ा रहा हो। जब जान ने ऐसी आवाज़ें सुनी तो तुरंत उठ गया और उसने देखा कि ईवो का पूरा फेस पसीने से भीगा हुआ था। वो जैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, अपने हाथ पाँव को, खुद अपने हाथों को अपने अराउंड रैप करने की कोशिश कर रहा था और कुछ बड़बड़ा रहा था। जान को साफ साफ नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन ईवो की ऐसी हालत देखकर उसने डॉक्टर को बुलाना मुनासिब समझा। इसलिए उसने तुरंत बेल बजाई, जिससे डॉक्टर वहाँ पर तुरंत आ चुके थे। डॉक्टर ने जब ईवो की ऐसी हालत देखी तो उन्होंने ईवो को काम करने के लिए एक इंजेक्शन दिया। धीरे धीरे ईवो काम भी होने लगा और ईवो की ऐसी हालत देखकर जान की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर ने जान की तरफ देखते हुए कहा,
मैंने आपसे कहा था कि लगता है मिस्टर वांग को ये ट्रॉमा बहुत ज़्यादा ही हुआ है, अभी इनका नाइटमेयर बन रहा है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी तो ये ठीक है। एंड आपको पता ही चल गया होगा कि अगर आपने कोई भी इस तरह की बात की तो शायद इनकी मेंटल हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो जितना हो सके इनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, चिंता मत कीजिए, शाम तक यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ये सुनकर जान ने नोट किया और डॉक्टर वहाँ से जा चुके थे। अब जान भी वहीं पास की चेयर पर बैठ गया। उसने ईबो की तरफ देखा और कहा, बॉडी, तुमने अपनी जानका को डरा दिया था। तुम चिंता मत करो, हम तुमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, बस तुम एक बार होश में आ जाओ। हमें हमारा पुराना बॉडी वापस दे दो, जैसे तुम मुस्कुराते थे, जैसे तुम्हारी आंखें कैसे चमका करती थी, कैसे तुम्हारी स्माइल हमारे पूरे घर को शाइन करवा दिया करती थी। बस हमें वो बॉडी वापस दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं पहुंचना। वैसे भी जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए थी उन्हें शायद कोर्ट ने सज़ा दे दी है। उन जैसे नीच आदमियों के लिए वो किसी ने भी उन्हें मारा हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम ठीक हो, तुम मेरे साथ हो, और बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ। ये बोलकर उसके हाथ को पकड़ रखा था। धीरे धीरे जान ने नोटिस किया कि ईबो की जो फिंगर्स थी वो मूव हो रही थी। धीरे धीरे ईबो अपनी आँखों को ओपन कर रहा था। जान ने जब ये देखा तो खड़ा हो गया और वो ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो जिसने अपनी आंखें ओपन की, सबसे पहले जो उसने चीज़ देखी थी वो थी जान का फेस, जो लिटरली उसके ऊपर ही था। ये देखकर ईबो की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी नज़रों को चारों तरफ घुमाकर देखने लगा कि वो कहाँ है। उसका शरीर फिर से पूरी तरह से कांपने लगा था। जान ने जब ये देखा तो उसने ईबो के चेक्स को सराहते हुए कहा, ईबो बेबी, शांत हो जाओ, सब ठीक है, यहाँ पर कोई कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, देखो तुम्हारी जानका यहाँ पर है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये सुनकर ईबो ने फाइनली जान की तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ईबो ने कहा, जानका, आप यहाँ हो? ये सुनकर जान ने कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे जानका यहाँ पर है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हें हार्म करेगा, कोई नहीं है, बस मैं हूँ, तुम्हारी जानका यहाँ पर है। ये सुनकर ईबो की आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठकर बैठ गया। उसने जान को टाइटली हग कर लिया। वो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और कुछ बड़बड़ाया भी जा रहा था, लेकिन जान को समझ में नहीं आ रहा था कि ईबो क्या कह रहा है। जान ने कहा, ईबो शांत हो जाओ, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी इंजरीज पर फ़र्क पड़ेगा, और तुम शांत हो जाओ, सब ठीक है। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, जानका, मुझे लगा था कि अब मैं आपको कभी नहीं देख पाऊँगा। मम्मा, पापा, चेंगा, जान लीजिए, मैं किसी को दोबारा नहीं देख पाऊँगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गया था। वो लोग बहुत बहुत बुरे थे। वो बहुत डिस्गस्टिंग थे। तो अब वो हम पता है मैं कितना कितना डर गया था। ये बोलकर उसने फिर से अपने फेस को जान की चेस्ट में छुपा लिया था। जान ने भी वो की हालत देख रहा तो उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने वो के पेट को सहलाते हुए कहा, अब सब ठीक है, तुम्हारे मम्मा, पापा, चेंगा या नीचे सब यहाँ पर हैं, तुम्हारे जान का यहाँ पर है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने जो भी करना चाहा था उन्हें उनकी सज़ा मिल चुकी है ईबो, अब तुम सेफ़ हो। ये सुनकर ईबो ने नोट किया और कहा, बट जान ने ईबो के फेस पर आया हुआ स्मिक मिस कर दिया, आंखों में वो शार्पनेस मिस कर दी। बस उसने जान को और ज़्यादा टाइटली हग कर लिया, जैसे वो मतलब जान जो है उसी का होम हो, या फिर जान की जो बाहें हैं वो उसका सेफ प्लेस हो। थोड़ी देर बाद शाह फैमिली भी वहाँ पर आ चुकी थी। जैसे ही मैडम ने ईबो को होश में आया, देखा खुद को रोक नहीं पा, उसने भी ईबो को हक कर लिया था, उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। एंड सबको पता था कि ईबो को ट्रिगर नहीं करना है कल का इंसिडेंट याद दिलवा कर। तो सभी लोग माहौल को चेंज करने के लिए बस कुछ और ही बातें कर रहे थे, कुछ जोक क्रैक्स कर रहे थे, कुछ ईबो को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। जिमिन और टेमिंग भी यहाँ पर आ चुके थे, तो वो भी ईबो को हंसाने की कोशिश कर रहे थे अपने कुछ कॉलेज के जोक्स से, कॉलेज के लड़कों के बारे में। सभी लोग इसी ही बातें कर रहे थे और ईबो को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। ईबो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। उठने के बाद से बस वही जान की बाहों में उसने उस इंसिडेंट की बात की थी। उसके बाद उसने उस इंसिडेंट की बात नहीं की। जैसा कि डॉक्टर ने कहा था, शाम को ही वो लोग ईबो को डिस्चार्ज करके घर पर लेकर आ चुके थे एंड ईबो को अपने घर में ले आए थे। ईबो अपने रूम में, ईबो को लगा था कि जब घर आएंगे तो
उसे अपने रूम में ले जाया जाएगा। लेकिन नहीं, जान ने ईबो को अपनी ही ब्राइडल स्टाइल कैरी कर रखा था। जब हॉस्पिटल से वो लोग बाहर निकले थे तब भी जान ने ईबो को ब्राइडल स्टाइल कैरी कर रखा था। एंड जब वो घर के अंदर जा रहे थे तो तब भी जान ने उसको कैरी कर रखा था। वो पूछ भी रहा था कि वो ठीक है, उसे पैरों में कोई चोट नहीं लगी, वो चल सकता है। लेकिन जान ने मना कर दिया था ये कहकर कि उसे पैरों में चोट नहीं लगी, लेकिन सिर में तो चोट लगी है। क्या हो अगर ईबो को चक्कर आ जाए और सीढ़ियों से गिर जाए? नहीं, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। इसलिए वो ईबो को वैसे उठाकर अपने रूम में ले गया। और जब ईबो ने ये देखा, वैसे वो जान के रूम में पहली बार नहीं आया था, लेकिन वो ज़्यादा बार भी नहीं आया था क्योंकि इंसान को अपने रूम में को बाहर का पर्सन नहीं पसंद। यहाँ तक कि चेंग और यानली भी जान के रूम में बहुत कम ही जाते हैं। बस मैडम यू और फेंग यान को जान के रूम में जाने की इजाज़त है। जब ईबो जान के रूम में गया तो एक पल के लिए वो शॉक हो चुका था कि जान उसे अपने रूम में लेकर आया है। जान का रूम यूनिक था। जान के रूम के जो इंटीरियर डिज़ाइन था वो पूरी तरह से ब्लैक था। एंड उसके जो मतलब कर्टन्स थे, जो कुछ भी था, सब कुछ ब्लैक एंड ग्रे कलर का ही था। ये देख कर एक पल के तो ईबो सच में डर गया था कि जान को इतनी डार्कनेस पसंद है, उसे नहीं पता थी। क्योंकि उसका रूम तो ब्राइट है, उसे वाइट कलर पसंद है, वाइट एंड ब्लू, तो उसे वही उसका रूम उसी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है यानली का, अपने पसंद का। लेकिन सिर्फ यही एक रूम में जान का है जिसमें इतनी डार्कनेस उसने देखी थी। जान ने ईबो को वहीं बेड पर लेटा दिया और उसे कहा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ हल्का सा खाने का लेकर आता हूँ, उसके बाद तुम्हें अपनी मेडिसिन भी लेनी है। ये सुनकर ईबो ने नोट किया। उसके बाद जान वहाँ से जा चुका था। वहीं ईबो ने उस पूरे रूम की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि जानगा इतनी जल्दी मुझे इस रूम में ले आएंगे, पर कभी ना कभी तो मुझे इसमें आना ही था। और आज मैंने उन लोगों को भी सज़ा दे दी है जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा था। मैं उन्हें मारना बहुत पहले चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला क्योंकि जानगा मुझे छोड़ते ही नहीं थे। इनके बॉडीगार्ड हमेशा मुझ पर नज़र रखते थे। जानगा को लगता था कि मुझे नहीं पता कि ये यूएसए होने के बाद भी मुझ पर नज़र रखा करते थे। जानगा हमेशा मुझ पर नज़र रखा करते थे ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आज जब मुझे मौका मिला, मैं उसे छोड़ कैसे सकता था। कितनी ब्रूटल डेथ मिली है उन लोगों को आज तक, जितने लोगों को उन लोगों ने मारा है उसके लिए वही डेथ सही है उनके लिए। मैं तो और ज़्यादा क्रूरटी से उन्हें मार नहीं सकता था। वो तो मुझे टाइम में उन सबको ख़त्म करना था। एंड उन्हें क्या लगा था वो मुझे टच करेगा। वो ब्लडी फेस्ड वेंचाओ, कैसा लगा उसकी मौत, ये बोलकर जैसे वो खुद से ही बात कर रहा था। लेकिन तभी डोर ओपन हुआ और जान वहाँ से अंदर आया। उसके हाथ में एक बॉल था और ये देखकर ईबो का वो फेस जो फिर से वही स्केरी हो गया था वो फिर से चेंज हो गया। और उसने जान ने ईबो के पास वो बॉल रखा। इंसान के फेस में जैसे कुछ चेंज हुआ था। उसने उस बॉल को ईबो के बॉल में से स्पून ली और ईबो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ईबो ये लो, ये सूप है, माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है, इसको खाकर मेडिसिन लेकर आराम करो जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये सुनकर ईबो ने नोट किया। उसके बाद जान ने ईबो को वो सूप पूरा ख़त्म करवाया। उसके बाद उसकी मेडिसिन दी और फिर ईबो को वहीं आराम करने के लिए लेटाकर वो बाथरूम में फ्रेशन होने के लिए चला गया था। फ्रेशनअप होते हुए जान का माइंड बहुत सारा घूम रहा था। वो भी सोच रहा था कि आखिर उन तीनों को मारा कैसे जा सकता है। ईबो के अलावा वहाँ पर और कुछ नहीं मिला। जब पुलिस ने वहाँ पर खोजबीन की, पूछताछ की गई वहाँ से, तो वहाँ पर किसी और के फुटप्रिंट्स नहीं मिले उन चारों के अलावा, ना ही किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। कुछ भी वहाँ देख कर ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि चौथा पर्सन मतलब पाँचवा पर्सन वहाँ था उन चारों के अलावा। तो फिर आखिर उन तीनों की मौत कैसे हुई, ये अभी भी मिस्ट्री बनी हुई थी। जान जब शावर लेकर बाहर आया तो उसने एक ब्लू से टी शर्ट पहन रखी थी और पजामास पहन रखे थे। उसके बाल अभी भी गीले थे जिससे पानी की जो बूंदें थी उसकी नेक और उसके फेस पर गिर रही थी। ये उसके बाद जान भी आया और वो भी ईबो के पास लेट गया। ईबो जो कि आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रहा था और बस देखना चाहता था कि जान क्या करने वाला है। वो उसे उसके रूम में क्यों लेकर आया है, क्योंकि रूम तो ईबो का भी है। ईबो अपने रूम में भी रेस्ट कर सकता था। उसकी जो इंजरीज वो इतनी भी कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं है कि ईबो को बस हमेशा आंखों के सामने रखकर ही ट्रीट किया जा सकता था। जान जो कि ईबो के फेस की तरफ देख रहा था, जो कि सोते हुए बिल्कुल किसी छोटे बेबी की तरह लग रहा था। जान धीरे से आगे बढ़ा और ईबो के फेस पर जो बाल आ रहे थे उनको उसने ईबो के कान के पीछे टक किया। उसके बाद
वो अपने हाथ को धीरे धीरे ईबो के वेस्ट में लेकर आया और झटके के साथ उसने ईबो को अपनी बाहों में खींच लिया। लेकिन ईबो अभी भी सोने का नाटक कर रहा था। जान का हाथ जो उसके वेस्ट में था वो उसे मतलब उसके शर्ट के अंदर था, तो वो ईबो के वेस्ट को सहला रहा था, उस बेयर वेस्ट को उसके तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर तक तो ईबो को जान की नज़रें अपने ऊपर फील हुई, लेकिन फिर जब उसे जान की नज़रें अपने ऊपर फील नहीं हुई तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन किया और जान की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी और फेस पीसफुल लग रहा था। ये देखकर ईबो ने अपने एक हाथ को बढ़ाया और जान के फेस को वो सहलाने लगा और अपने मन में सोचते हुए कहा, तुम मेरा टारगेट कभी नहीं थे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे कोई अडॉप्ट करेगा या नहीं, लेकिन फिर मुझे मैडम यू मम्मा ने अडॉप्ट किया और फिर मैं यहाँ आया, तुमसे मिला। तुमसे मिलने के बाद मैं चेंज हो गया, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हें वो लोग नहीं पसंद जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तुम्हें वो लोग पसंद है जिन्हें तुम प्रोटेक्ट कर सको। वीक पर्सन जो तुम्हें जिन्हें लगे कि तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे, हमेशा मुझ पर नज़र रखोगे। यहाँ आने के बाद जब मैंने तुम्हारे बारे में जाना, उससे मेरा इंटरेस्ट तुम में बढ़ता ही रहा। पर जब मैं यहाँ आया तो तुम यहाँ थे नहीं, तुम ये यूएसए में थे। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ नॉर्मल इंटरेक्शन होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो तो मेरे लिए शॉकिंग था। जान का मेरे ऊपर नज़र रख रहे थे। फिर जब तुम वापस आए और तुम्हें जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि तुम सिर्फ मेरे बनोगे, कुछ भी हो तुम सिर्फ मेरे बनोगे। इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने बेचारा होने के नाटक किया। इतना बेचारा मैं हूँ नहीं, लेकिन मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई तुम्हें धोखा नहीं दिया है, क्योंकि तुम जो चाहते थे मैं वो बना। एंड अगर अब मेरा मिशन पूरा हो चुका है, जब तक तुम चाहोगे मैं वैसे ही बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शियन शाहजान, एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी और की तरफ देखने की कोशिश की या फिर तुमने मेरे अलावा किसी और को पसंद करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने अपनी सेकंड पर्सनैलिटी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि ये हमेशा मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती है। फिर भी इतने सालों में इसे कंट्रोल करना सीख लिया है, लेकिन तब तक कि तुम इसे ट्रिगर ना करो। पर मेरा अभी वैसे है बहुत ज़्यादा हॉट, मैं तो बस उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब हम दोनों एक होंगे। मैं तुम्हारी वार्मनेस को अपने ऊपर फील करना चाहता हूँ, तुम्हें अपने अंदर फील करना चाहता हूँ, लेकिन तुम अभी भी समझते हो कि मैं एक बेबी हूँ, इसलिए तुम हमारी शादी करवाने में इतना लेट कर रहे हो। लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जैसा कि तुमने से डॉक्टर ने कहा है तुम्हें मुझे खुश रखना है एंड मुझे इससे ज़्यादा खुशी मिलेगी तुमसे शादी कर कर। तो चिंता मत करो, एक दो दिन में मैं ये भी कर लूँगा कि तुम जल्दी मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। ये बोलकर वो जैसे एक स्मिक कर रहा था, उसके बाद उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी सो चुका था। अब कुछ दिन जो थे वो ऐसे ही बीत रहे थे, उस इंसिडेंट को जैसे धीरे धीरे वो भूल रहे थे या ईवो को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। जितना हो सकता था वो लोग ईवो को उस इंसिडेंट के बारे में भुलाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करवा रहे थे। अब ईवो ने अपनी यूनिवर्सिटी जाना फिर से कंटिन्यू कर दिया था, तो यूनिवर्सिटी में जिमिन, जंगकुक, सुगान जो है वो इस बात का ध्यान रखते थे कि ईवो को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी पता ना चले एंड वो जितना हो सके उतना खुश रहे, अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे, क्योंकि ये उनका लास्ट ईयर था। एंड इसके बाद ईवो को अपने करियर को आगे बढ़ाना था। ईवो जो कि सिंगर बनना चाहता था, वो अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहता था और शायद इसका मौका ईवो को मिल रहा था, क्योंकि उनके कॉलेज में एक म्यूज़िक डायरेक्टर आया था जिसने एक कंपटीशन रखा था, एक ऑडिशन की तरह। उसने बहुत सारे कॉलेज में यही रखा था, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उसने ऑडिशंस लिए थे, उन कुछ चुनिंदा लोगों को उसने चुनने के लिए कहा था, इसलिए वो इस कॉलेज में भी आया था एंड उसने ईवो का ऑडिशन लिया था। उसे ईवो की जो सिंगिंग है वो पसंद आई एंड उसने ईवो को एक मौका देने के बारे में सोचा, इसलिए लास्ट एग्ज़ाम्स के बाद ईवो वहाँ पर गया, अपना ऑडिशन देने के लिए गया। तो उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने ईवो को सिलेक्ट किया, उसकी आवाज़ से सब कुछ पसंद आया एंड कुछ ही दिनों में ईवो एक फेमस सिंगर था।
इतना ये सब जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं था, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी। ईबो एक फेमिनिन फिगर था, वो मेन होने के साथ था वो ओमेगा, तो ओमेगास को हर जगह बुली किया जाता था क्योंकि वो अल्फाज को सोसाइटी में डोमिनेंट माना जाता है। लेकिन किसको ये नहीं पता था कि ईबो चीज़ क्या है, इसीलिए उन्हें लगता था कि ईबो नॉर्मल पर्सन है। और इसी बीच में जब किसी का ध्यान नहीं होता तो ईबो से बहुत सारे लोगों ने पिटाई भी खाई है जो उसके लिए गलत इंटेंशन रखते थे। लेकिन इस बीच में ईबो को शाह फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला था। ईबो की हर जितना भी ब्रेकडाउन हुआ था, जितनी भी उसे सक्सेस नहीं मिली थी, फिर भी शाह फैमिली ने उनका साथ दिया था और हर चेयरफुल अंदाज में या फिर कई वेकेशंस पर, कई पिकनिक्स पर उसे मोटिवेशन वर्ड्स से मोटिवेट किया गया था कि कुछ नहीं, अगर इस बार मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, अगली बार मौका मिल सकता है ईबो को। तो ईबो को जैसे एक फैमिली का प्यार मिल रहा था, ऊपर से जान उसका पूरा ध्यान रखता था, उसका शेड्यूल का, कब क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उन सब का। और धीरे धीरे ईबो को ड्रामा मिल रहे थे, वो सिंगिंग कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, साथ ही वो डांसर था, तो उसने खुद का डांस स्टूडियो खोलने का सोचा था और इससे वो खुद के दम पर खोलना चाहता था। वो वहाँ कंपनी में तो काम करने से रहा नहीं, और वैसे तो पूरी फैमिली उसे की मदद करने को तैयार थी, लेकिन ईबो खुद के दम पर कुछ करना चाहता था, तो इसीलिए उसने जितने भी एक्टिंग की थी, सिंगिंग की थी, उसने अपने लिए अपने डांस स्टूडियो खोलने के लिए उतने अमाउंट जमा कर लिया था। उसके बाद उसने अपना डांस स्टूडियो ओपन किया था और ईबो अब अपनी लाइफ में पूरी तरह से सेटल था। वो एक डांस मेंटर था, वो एक एक्टर था, सिंगर था, एंड और उसमें बहुत सारी काबिलियत थी। तो अब जान अपनी लाइफ में सेटल था ही, ईबो अपनी लाइफ में सेटल था। अब ईबो 26 ईयर ओल्ड हो चुका था और जान 35 से ज़्यादा हो चुका होगा। अब उनकी फैमिली को उन्हें बस एक चीज़ की चिंता थी और वो थी जान और ईबो की शादी की। तो उन लोगों ने जान और ईबो से पूछा था, उनकी जो एंगेजमेंट थी उनको कई साल हो चुके थे, लेकिन इस बीच में जान और ईबो के बीच में कुछ ज़्यादा गलतफहमियाँ नहीं आई। हाँ, टाइमिंग्स जो होती है वो ओड होती है, ईबो की टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा ओड होती है क्योंकि वो एक्टर है, ऊपर से डांस मेंटर है, तो वो बहुत जब भी उसका मन करता है तो बहुत टाइम डांस स्टूडियो में बिता देता है। उसकी जो शूट होती है, कभी कभी रियलिटी शोज़ होते हैं, तो उसमें जो टाइमिंग होती है वो बहुत ज़्यादा ही इनरेगुलर हो जाती है। कभी तो वो रात को 12 बजे घर आता है, कभी रात को 1-1 बजे तक घर आता है। तो इस पर एक दो बार जान को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर उसने समझना शुरू किया कि ईबो का करियर ही ऐसा है, उसमें जान कुछ नहीं कर सकता। वो भी तो कभी कभी बिजनेस से लेट आता है, तब तो ईबो ने कुछ नहीं कहा था। और अब जब ईबो सक्सेस हो चुका है, वो उसकी टाइमिंग अब अलग है, तो जान को इतना क्यों फ़र्क पड़ता है। तो जान ने ईबो को समझा, जान ने ईबो के हार्ड वर्क को समझा, उसके टैलेंट को समझा, एंड अब जान एडजस्ट कर लेता है। अगर वो खुद लेट हो रहा हो तो ईबो को बता देता है, और ईबो भी जब भी लेट हो तो वो जान को बता दिया करता है। तो उनकी लाइफ सेटल थी। और अब ऐसे ही शाह फैमिली ने डिसाइड किया था कि वो जान और ईबो की शादी करवाएंगी। इसीलिए जब ईबो का जो उसने डांस स्टूडियो खोला था उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उसी दिन जान और ईबो की शादी करवाई गई थी। एंड जान और ईबो अपनी लाइफ में खुश थे, दोनों के पास अपना अपना करियर था, अपने अपने ऑप्शंस थे, साथ ही उनका रिश्ता जो था वो कितने साल ओल्ड था, उनका रिलेशनशिप, तो उनमें विश्वास भी था, एंड वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। लेकिन जान को अजीब लग रहा था ईबो, उसे अब ऐसा लगने लगा था कि ईबो जो दिखता है वो है नहीं, ईबो बहुत ज़्यादा अलग है। वो ईबो जो इनोसेंट दिखता है वो अभी भी ईबो इनोसेंट की तरह ही दिखता है, लेकिन अब ईबो चेंज हो रहा है। जान को कई बार ईबो पर शक हुआ, ईबो के बिहेवियर पर, क्योंकि ईबो जब फैमिली के पास होता है तो वो बहुत शांत होता है, सबसे अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन जान ने नोटिस किया है जब भी ईबो से नोटिस करता नहीं करता, वो ईबो को ध्यान से देखता है, ईबो के फेस में आए हर चेंज को वो देखता है, इसलिए उसे शक होने लगा था। और ऊपर से साल बीत चुके थे, नुरहान का जो केस था वो बरी हो चुका था। अब तो पता नहीं कितनी फाइल्स के नीचे वो चला गया होगा, लेकिन फिर भी जान के दिमाग में अभी भी वही सवाल था कि अब उन तीनों को आखिर मारा किसने, वो तीनों मरे कैसे। ये अभी तक सवाल सामने आए नहीं थे, क्योंकि वो उसे पूछने की बात किसी ने नहीं की, कहीं वो की तबीयत ना खराब हो जाए। एंड एक बार ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की उस चीज़ की पता उन्हें लगाना था, तो इसीलिए उन्होंने ईबो से एक बार पूछने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा ही पूछा रहा, ईबो को बहुत बुरी तरीके से पैनिक अटैक आया था, उसकी ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, यहाँ तक कि ईबो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो उसके बाद से किसी ने भी शाह फैमिली में वो से उस इंसिडेंट की बात नहीं की। सबने सोच लिया कि
उनके तो जो दुश्मन थे, जो बुरे इंसान थे, वो मर चुके हैं, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए उस केस को फिर वही दबा दिया गया। उसके बाद उस केस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई थी। लेकिन जान के दिमाग में भी वो सवाल खटकता था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, आखिर ऐसा सब कुछ होने का रीज़न क्या था। इसीलिए वो आजकल ईबो पर ज़्यादा नज़र रखने लगा था। ईबो का भी एक ड्रामा शूट हो रहा था, तो जान कभी कभी सेट पर पहुंच जाया करता था। सबको पता था कि जान और ईबो हस्बैंड हैं, फिर हस्बैंड एंड वाइफ हैं। जान एक मल्टी बिलियनर इंसान है और ईबो भी सक्सेसफुल एक्टर हैं। तो सबको सब पता था, तो जान कभी भी ईबो की शूटिंग करने चला जाया करता था। ऐसे ही आज भी जान गया था, लेकिन पहले जब जानता था तो वो बता कर आया करता था, लेकिन आज वो बता कर नहीं आया था। जब वो शूटिंग सेट पर पहुंचा तो उसने उसने ईबो वहाँ पर नहीं देखा। तो उसने जब किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ईबो अपनी वैनिटी में है या फिर अपने रूम में, चेंजिंग रूम में। तो जान वहीं चला गया ईबो को सरप्राइज़ देने के लिए। जो वहाँ पर गया तो जो गेट था वो हल्का सा खुला हुआ था। ईबो जान सीधा ही अंदर जाने वाला था, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब वो साफ साफ उन आवाज़ों को सुना तो उसके जो पैर थे वो जैसे कांपने लगे, क्योंकि ईबो जैसे किसी से बात कर रहा था, जैसे कोई था ईबो के सामने। और उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम जितने इनोसेंट दिखते हो उतने इनोसेंट हो नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम इतने इनोसेंट हो कि तुम्हारे सामने तो कोई क्रिमिनल भी पिघल जाए, लेकिन तुम तो क्रिमिनल से ज़्यादा बढ़कर हो। यह सुनकर ईबो ने उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझ में आया तुम्हें। एंड मैं तुम्हें ये वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ, अगर आज के बाद मेरी तरफ उस नज़र से देखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी को चेतावनी तक नहीं देता हूँ। लेकिन तुम मुझे एक अच्छे इंसान लगे, वैसे अच्छे इंसान नहीं, तुम मुझे मेरे काम की चीज़ लगे, इसीलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। लेकिन आज के बाद अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि वांग ईबो है कौन। ये सुनकर तो जान के पैर से काँप रहे थे। फिर से ईबो ने कंटिन्यू करता हुआ कहा, मैं अपनी सच्चाई को छुपा कर रख कर क्या क्या कर सकता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकते। तो एक बात याद रखना, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अगर उन लोगों को मार सकता हूँ तो तुम मेरे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं हो। समझ में आया तुम्हें? और अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। ये सुनकर उस इंसान ने नोट करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा जब तक कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ये बोलकर वो वहाँ से निकलने वाला था, और ये सब सुनकर जान जब जगह पर ही जम गया था। उसने जब फील किया कि कोई बाहर आ रहा है तो वो एक तरफ जाकर छुप गया। और जब वो इंसान बाहर आ गया तो उसने खुद को कंपोज किया। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, उसने खुद को कंपोज किया और फिर वो ईबो के रूम के बाहर गया। उसने उस पर नॉक किया, और ईबो जो जिसका दिमाग पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, क्योंकि ये जो इंसान था उसने ईबो के कुछ ऐसे राज के बारे में पता था जो कि शायद किसी को ही नहीं पता होगा। ये इंसान विंद्रवांस के उन्हीं गुंडों में से एक था जो शायद बच गया था, उसको बचा लिया गया था। एंड उसने ईबो ने उन लोगों को कैसे मारा वो सब उसने देखा था, इसलिए वो ईबो का ब्लैकमेल करने आया था। लेकिन ईबो का वो स्केरी रूप देखकर एंड ईबो की वो बातें सुनकर वो कुछ पैसों में मान गया, और उसने ये यकीन दिला दिया कि वो ईबो के सामने कभी नहीं आएगा। लेकिन ईबो अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, इसलिए उसने उस इंसान के लिए कुछ और ही प्लान बना कर रखे थे। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। तो ये देखकर वो उसने खुद को फिर से कंपोज कर लिया और कहा, कम इन। जैसे ही उसने ये कहा वहाँ से जान आ रहा है। जैसे ही ईबो ने जान को देखा उसके फेस पर एक ब्राइट वाली मुस्कुराहट आ गई। तुरंत गया, उसने जान को हक करते हुए कहा, जानगा आप यहाँ, आपने मुझे बताया नहीं। यह सुनकर जान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, क्या तुम्हें मेरा सरप्राइज़ पसंद नहीं आया? इस पर ईबो ने कहा, नहीं, मुझे आपका सरप्राइज़ बहुत पसंद आया, जैसे कि मेरी फिल्मिंग एंड हो चुकी है तो हम घर चलें? ये सुनकर जान ने कहा, घर चलते हैं। ये बोलकर उसने ईबो के हाथ को पकड़ा और उसे बाहर ले गया। लेकिन जान का फेस जो भी ईबो के सामने था वो फिर से पूरी तरह से चेंज हो रहा था। वो लोग घर जा चुके थे और आज ईबो और जान कई दिनों के बाद जल्दी घर गए थे, जब पूरा जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी वहीं बातें कर रहे थे। जब उन लोगों ने ईबो और जान को देखा तो वो लोग खुश हो गए। उसके बाद उन लोगों ने काफ़ी सारी बातें की अपने पास्ट को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर।
एंड उन्होंने कितने पल एक साथ भी बिताए हैं, क्या क्या उन लोगों ने किया है, क्या क्या एंजॉय किया है, क्या क्या खोया है, ये सब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया। उसके बाद उन लोगों ने डिनर किया एक पीसफुल, और वो लोग अपने रूम में जाकर अपने अपने रूम में जा चुके थे। ईबो और जान भी अपने रूम में जा चुके थे। ईबो जो भी शावर लेकर बाहर आया था, उसने देखा कि जान बेड पर बैठा हुआ है एंड उसके फेस के जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। ईबो ने जान को ऐसा पहले कभी नहीं देखा, ये पहली बार था जब ईबो जान को इतने हार्ड डेट्स एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था, तो उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए उसने जान को पुकारते हुए कहा, जान का क्या हुआ? यह सुनकर जान ने ईबो की तरफ देखा। उसकी आंखें अनरीडेबल लग रही थी। उसने ईबो के हाथ को पकड़ा और तुरंत उसे अपने लेप में बिठा लिया। ये देखकर ईबो शॉक हो गया। उसने कहा, जानगा आप ये क्या कर रहे हो? ईबो की आवाज़ बहुत ज़्यादा धीमी थी, जिससे वो जान को जानबूझकर सड्यूस करने की कोशिश कर रहा हो। जान अपने अपने एक हाथ को ईबो की वेस्ट में ले गया और उसकी वेस्ट को सहलाने लगा, और इससे ईबो की पूरी बॉडी में से करंट फील हो रहा था। जान ने ईबो की तरफ देखा और कहा, माय लव, तुमसे एक क्वेश्चन पूछो, तुम उसका जवाब दोगे? यह सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, हाँ जानगा, पूछिए, क्या पूछना है? इस पर जान ने कहा, लव, व्हेन लास्ट टाइम वी मेक लव? ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा। उसका पूरा फेस रेड हो गया और ये देखकर जान ने स्मित करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है जब हम दोनों ने कुछ टाइम अपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है? ये सुनकर ईबो ने कहा, आजकल मेरी भी टाइमिंग बहुत ज़्यादा ओल्ड है। लगा आप सच में नाराज़ नहीं हो? मुझे लगा कि आप नाराज़ हो क्योंकि कुछ दिनों से मैं ज़्यादा ही लेट आ रहा हूँ। ये सुनकर जान ने नाम अपना सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, इतने क्यूट एंड प्यारे हस्बैंड से कोई नाराज़ कैसे हो सकता है? एंड सबसे बड़ी बात, मुझे तुम पर भरोसा है। एक रिश्ते की नींव तभी बनती है जब उन दोनों के बीच में भरोसा होता है। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ एंड मुझे आशा है कि तुम भी मुझ पर उतना ही भरोसा करते होंगे कि तुम अपनी हर चीज़ मेरे साथ शेयर कर सको। ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा। जान की बातें जैसे कुछ अलग लग रही थी, वैसी नहीं लग रही थी जैसे नॉर्मल होती हैं। ईबो ने कहा, ऑफ कोर्स जानगा, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करता तो मैं आपसे शादी करता? ये सुनकर वो जैसे जोक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान ने ईबो को वही बेड पर फ्लिप कर दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने अपने दोनों नीज़ को ईबो के दोनों तरफ रख दिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, अच्छा है, क्योंकि ईबो तुम्हें पता है मैं सबको सह सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर कोई चीज़ मुझे जब मुझे पता नहीं चलनी चाहिए और मुझे लगे कि उस इंसान को मुझे वो बात बता देनी चाहिए, तो वो ठीक है, मैं उससे नाराज़ रहूँगा, लेकिन उससे नफ़रत नहीं करूँगा। लेकिन ये चीज़ कोई चीज़ अगर मुझे दूसरों से पता चले या फिर खुद से इस तरह से पता चले कि मुझे लगे कि मुझे धोखा मिला है, तो उस चीज़ को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही किसी इंसान को। ये सुनकर ही वो पूरी बॉडी मुझे शिवर तोड़ रहा था जान की बातें सुनकर। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, जानगा आप कैसी बातें कर रहे हो और आप ये सब क्यों बातें कर रहे हो? ये सुनकर जान ने मुस्कुराते उसने ईबो के फेस को सहलाया और कहा, कुछ नहीं, वो आज एक कंपनी में एक कुछ हुआ था, इसीलिए मैं बातें कर रहा हूँ। चिंता मत करो, छोड़ो उन सबको। वैसे तुम अपने हॉबी पर फोकस करो। ये बोलकर वो ईबो की तरफ देखने लगता है और ईबो ने जान की तरफ देखा और उसने अपने हाथों को जान की नेक में डालते हुए कहा, मेरा फोकस कब आप पर नहीं होता हस्बैंड? हमेशा हमेशा हर जगह मेरा फोकस तो आप पर ही होता है। ये सुनकर जान ने कहा, ऐसा क्या? तो तुम आज अपने जानगा को दिखाओ कि तुम्हारा फोकस कितना मुझ पर होता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो आज तुम कितने राउंड्स तक टिक सकते हो वांगीबो, शाह वांगीबो? ये सुनकर ईबो ने जान की तरफ देखा और कहा, मिस्टर शाह, आप जितना चाहो उतने ले सकते हो। वैसे भी कल वीकेंड है, तो कल मेरा कोई शूट नहीं है, तो मुझे कहीं जल्दी उठकर जाना भी नहीं है। ये सुनकर जान की आंखें और ज़्यादा डार्क हो गई। उसने ईबो के ऊपर झुकते हुए कहा, तो रेडी मिसेस शाह, तुम सुबह तक चल नहीं पाओगे? ये सुनकर ईबो ने कहा,
परवाह किसे है जब उसका इतना स्ट्रॉन्ग हस्बैंड उसे कैरी करने के लिए है। बस यही वर्ड्स थे और जहान ने अपने लिप्स ईवो के लिप्स पर बस क्रैश कर दिए थे एंड वो उसको ब्रूटली पैशनेटली किस करने लगा, जैसे अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब वो उस किस में निकाल रहा हो। लेकिन ईवो एंजॉय कर रहा था। उसे ये एग्रेसिव जान बहुत पसंद है। वो सामने नहीं दिखाता कि उसे ये जान पसंद है, लेकिन उसे यही एग्रेसिव जान पसंद है एंड ये बात वो जान को भी पता नहीं चलने देगा। वो कहता तो है कि जान उस पर मर्सी करे जब भी जान इतना अग्रेसिव होता है, लेकिन वो खुद ही जानता है कि उसे कितना पसंद है। और जितना वो जान को मना करता है, जितना वो जान को टोकता है, जान उतना ही ज़्यादा उस पर हार्ड होता है। यही ट्रिक वो हमेशा यूज़ करता है जान के ऊपर। उनकी वो लव मेकिंग, जैसा कि जान ने कहा था, लिटरली मॉर्निंग तक चली थी। मॉर्निंग के 5 AM पर जान ने ईवो को छोड़ा था, जो कि एग्जॉस्टेशन से बेहोश हो चुका था। उसके बाद उसने खुद को क्लीन किया और ईवो को क्लीन किया। फिर उसने ईवो को बाहों में लेकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे नहीं बताना चाहते मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईवो, मैं हमेशा तुम्हें सिक्योर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम अपने राज जैसे दुनिया को बताते हुए फिरोगे तो अच्छी बात नहीं है। तुम्हें क्या लगा है मुझे नहीं पता कि तुमने वेनरुहान को कैसे मारा था? मैं इतना फूल नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी उस बात पर यकीन कर लूँ। जैसा कि तुम हर बार उस बात पर पूछने पर पैनिक अटैक आने लग जाते हैं, मुझे तुम पर उसी वक्त शक हुआ था। इसलिए मैंने इंस्पेक्टर से बात भी की थी और उसने मुझे बताया था कि ये कोई सेल्फ मर्डर नहीं है कि उन तीनों ने प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए एक दूसरे का मर्डर कर दिया हो। ये बहुत ब्रूटल किलिंग है, जैसे बदला लेने के लिए मारा गया हो। एंड तुम्हारे पास वेनरुहान के साथ बदला लेने के लिए कारण था। मुझे ये बाद में मैंने सर्च किया कि आखिर वांग फैमिली की अचानक मौत कैसे हुई। फिर मुझे पता चला कि ये सब वेनरुहान ने किया था, इसीलिए तुमने वेनरुहान को मारा था। उस चीज़ में तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम गलती कर रहे हो। तुमने उस इंसान को जिंदा छोड़कर गलती कर दी। तुम्हें क्या लगता है वो अगर पैसे लेकर तुम्हारा राज तुमसे छुपा सकता है तो वो पैसे लेकर दुनिया को नहीं बताएगा? तुम सच में अभी भी बहुत भोले हो। तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा डेंजरस हो कि तुम अकेले सब कर सकते हो। इतने सालों में तुमने जितना भी कुछ किया है, जितना भी तुम्हें लगा है कि तुमने अकेले वो सब किया है, तुमने कुछ भी अकेले नहीं किया है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ था। उस दिन के बाद से जब से मुझे पता चला था कि तुमने वेनरुहान, मेंगिया और वेंचाओ को कितना ब्रूटली मारा था और तुम्हारी सेकंड पर्सनैलिटी क्या है एंड ये बात मुझे डॉक्टर ने बताई थी। सबको तो डॉक्टर ने ही बताया था कि तुम्हें पैनिक अटैक आया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सच्चाई बताई थी कि तुम्हारी पर्सनैलिटी एक ही नहीं है। तुम्हें जब भी खतरा महसूस होता है, तुम्हें जब भी कोई ऐसा इंसान सामने दिखता है जिससे तुम ट्रिगर्ड हो, तो तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो और वो पर्सनैलिटी को तुम अपने काबू में नहीं रख सकते। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत बस इस चीज़ से है कि तुमने ये बात अभी तक मुझसे छुपा कर रखी है। लेकिन कोई बात नहीं माय लव, ये बात तुम्हें अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे मत बताओ, मुझे पता है, लेकिन तुमने वो गलती कर दी। ये बोलकर उसने अपने फ़ोन को उठाया एंड किसी को नंबर डायल किया। उसके बाद जब दूसरी तरफ से फ़ोन रिसीव हुआ तो जान ने कहा, उस इंसान का काम तमाम कर देना। वो बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर रहा तो मेरा ईगो अंदर जा सकता है। ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बोलकर उसने फ़ोन को कट कर दिया। उसके फेस पर भी स्मित था। वो ईबो से तब से ऑब्सेस्ड है जब से उसने पहली बार बेबी ईबो को देखा था। उस वक्त जान 10 साल का था और ईबो उस वक्त 2 से 3 साल का था, जब पहली बार शाह फैमिली वांग फैमिली के साथ इतने सालों के बाद मिली थी और अपनी पूरी जान को वो लोग ईबो से मिलवाने के लिए लेकर गए थे। जब जान ने बेबी ईबो को देखा था तभी से उसे एक अजीब सा अट्रैक्शन ईबो को लेकर फील होता है। एंड उसके बाद जब ईबो घर में आया तो जान का ऑब्सेशन और ज़्यादा हो चुका था। वो ईबो की हर चीज़ पर ध्यान रखा करता था, ईबो के चलने फिरने, खाने पीने, यहाँ तक कि ईबो के हर हर चीज़ से सोने। ईबो कुछ भी करे, कुछ भी। ईबो की जो लाइफ थी वो एक पल के लिए भी प्राइवेट नहीं थी। ईशान ऑब्सेसिव था ईबो को लेकर। वो नहीं चाहता था कि ईबो को कभी ये बात पता चले। लेकिन इसी बीच में उसके सामने कुछ आया था और वो था ईबो की वो सेकंड पर्सनैलिटी। पहले तो जान बस नज़र रखा करता था और पहले ईबो का बिहेवियर नॉर्मल ही रहता था, लेकिन जब से वो मेनूहान वाला किस्सा हुआ था तब से ईबो का जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा था।
एंड तब से इबो पर जान ने ज़्यादा ही नज़र रखना शुरू कर दिया था और तब जाकर उसे रियलाइज़ हुआ था कि वेंद्रुहान को किसने मारा है। लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताई क्योंकि उससे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना क्रेज़ी वो इबो के लिए है उतना ही क्रेज़ी इबो उसके लिए भी है और ये उसे एक अजीब सा थ्रिल देता है। इसीलिए उसने ये बात किसी को नहीं बताया और वो अब इबो के साथ खुश है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा जिसे उन दोनों के इस राज के बारे में पता हो। उसके बाद वो वहीं पर ही सो चुका था। कुछ दिनों बाद शाह फैमिली को पता चला था कि इबो प्रेग्नेंट है और उस वक्त जान इबो ने अपने सारे ड्रामा भी एंड कर लिए थे और अब कोई वो वेकेशन भी ले सकता था। ये बात पूरी शाह फैमिली के लिए बहुत खुशी की बात थी। पूरी शाह फैमिली में किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि उनका जो सन है, उनका जो सन इन लॉ है, वो कितने ज़्यादा क्रूर हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए कितने ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। उन्हें तो अपने सामने अपने वो फूल से बच्चे दिखते हैं जो कि इस क्रूर वर्ल्ड के लिए अभी भी इनोसेंट ही है। लेकिन किसी को क्या पता है कि इस मास्क के पीछे कौन छुपा है। जब इबो और जान का बेबी बोर्न हुआ था तो पूरा शाह मंचस में बहुत ज़्यादा खुश था और इबो और जान में खुश था। ना तो इबो का राज कभी जान के सामने आया और ना ही जान का राज कभी इबो के सामने आया। उनकी लव स्टोरी ऐसी ही चलती रही थी। उसके बाद कुछ ज़्यादा हुआ नहीं क्योंकि उसके बाद उनके राज को बताने वाला, एक्सपोज करने वाला कोई था नहीं। तो इसलिए उसके बाद उनके बीच में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बल्कि उनका जो वाइल्ड रोमांस है वो हमेशा से जैसे चलता है वैसे ही चल रहा था। उसको तो कोई बदल नहीं सकता। और जब लिटिल मिस्टर शाह उस घर में आ चुका था, वो तो इबो और जान से भी ज़्यादा डेंजरस था। आखिर उसके दोनों डेथ की मेंटल कंडीशन क्या थी, वो दोनों इतने ऑब्सेसिव थे। तो वो बेबी कैसे नॉर्मल हो सकता है। वो इतनी छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट था, ऊपर से अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा वो पॉजिटिव था। पर जान और इबो अपनी लाइफ में खुश थे अपनी फैमिली के साथ। यान ली ने बाद में फिर काव यूचेन नाम के एक लड़के से शादी की थी, जो कि एक वेल्दी फैमिली से था और बिजनेसमैन था। एंड चेंग ने भी एक ओमेगा वेंचिंग नाम से, जिसका नाम वेंचिंग था, वो एक डॉक्टर थी, चेंग ने उससे शादी की थी और उनकी फैमिली खुशी खुशी रह रही थी। तो हे एवरीवन, ये पार्ट यही एंड होता है। आई नो आप एंडिंग से शायद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन हमारी जानिए एक दूसरे के साथ इससे अच्छी एंडिंग हो कैसे सकती हैं। एंड मैंने इस शुरुआत में कहा था कि स्टोरी तो सिर्फ डार्क होने वाली है। वो स्टोरी डार्क ही थी, शुरुआत में फ्लफ थी और फिर मैंने इसको डार्क बना दिया। आई होप कि आपको पसंद आया हो, क्योंकि मैंने पहली बार ट्राई किया है ये। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना। अगर आपको इसकी डिफरेंट एंडिंग चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसकी डिफरेंट एंडिंग भी आपके लिए लाने की कोशिश करूँगी। एंड अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में स्टोरीज कम है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई स्टोरी लेकर आऊँ तो आप बता देना। एंड कल मैं पूरी कोशिश करूँगी लाने की वो एक स्टोरी जो एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट की थी, तो मुझसे लाने की कोशिश करूँगी। तब तक अगर आपके दिमाग में कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं लाने की कोशिश करूँगी। तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।